आप भी विधायक और वो भी विधायक, तो इस बार पहलवान जी कौन सी धोबी पछाड़ देंगे? रामवीर बिधूड़ी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। आज ये हमारे बीच में 74 साल का उम्मीदवार उतार दिया। कहाँ गया उनका वो प्रोटोकॉल? यूपी में हमारे मनीष सिसोदिया जा रहे थे स्कूलों को देखने के लिए, नोएडा में गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह जी जा रहे थे, मैं उनके साथ था, नोएडा से आगे नहीं जाने दिया। जय जवान जय किसान, और जवान और किसान आमने सामने खड़े कर दिए। वो यही कहते हैं हमेशा कि केजरीवाल जी काम नहीं करते, कहते दिल्ली पुलिस हमें दे दीजिए, किसी मत भी दो आप चीज में दिल्ली वो पुलिस फेल से। होते हैं, कहते ये चीज हमें दे आप मत दो दीजिए। हमें दिल्ली पुलिस, हमें दिल्ली पुलिस की जरूरत नहीं है। केजरीवाल को दिल्ली पुलिस की जरूरत नहीं। नहीं है, अभी कोर्ट से बेल हुई है, एक और सम्मन भेज दिया। नमस्कार, एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ सहीराम पहलवान जी। सहीराम पहलवान जी, एबीपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन ने आपको मैदान में उतारा है और दक्षिणी दिल्ली के सामने काफी बड़ी चुनौती है। तो आप विधायक से सांसदी के उम्मीदवार बने हैं, तो क्या चुनौतियां होंगी आपके सामने? देखिए, चुनौती है दिल्ली के विकास की, साउथ दिल्ली के विकास की, जो अब तक केंद्र सरकार की उपेक्षा रही है पूरी दिल्ली में, और साथ खास करके साउथ दिल्ली में। साउथ दिल्ली में विकास के लिए डीडे के पास बहुत ज़मीन पड़ी हुई है। केंद्र सरकार को करना था कि वहाँ कॉलेज बनाती, वहाँ के लोगों के सरकारी हॉस्पिटल के लिए जगह देती, बहुत से ऐसे काम है, बच्चों के लिए ग्राउंड बनाती, स्पोर्ट्स के लिए। खाली ज़मीन पड़ी हुई है, कोई उसका यूज़ नहीं है। 2 बार के लगातार सांसद रमेश बिधूड़ी, उनका टिकट इस बार काट दिया गया है जी। और मैदान में उतारा है रामवीर बिधूड़ी को। आपके साथ विधानसभा में भी थे। और दक्षिणी दिल्ली की जो सीट है वो सबसे दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि आप भी विधायक और वो भी विधायक। तो इस बार पहलवान जी कौन सी धोबी पछाड़ देंगे? देखिए, बात धोबी पछाड़ की नहीं है, बात है विकास की, नीति की, नियत की। धोबी पछाड़ में इनको अभी नहीं, जब मैं पहली बार 97 में कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ा था, उस समय ये कांग्रेस से विधायक थे और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तब भी इनको मैंने वहाँ हराया था निगम में 3 बार, एक बार नहीं 3 बार वहाँ हराया है। शुरू में हम लड़ाई लड़ते हैं मुद्दों की, विचारधारा की, वो लड़ाई लड़ते हैं द्वेष भावना की, विरोधियों को खत्म करने की। ये फर्क है। इंडिया गठबंधन ने आपको चुनावी मैदान में उतारा तो मेरे को एक वाक्य याद आ रहा है केजरीवाल जी का, जिन्होंने जब नए नए वो राजनीति में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी है, मैं कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूँगा। क्या मजबूरी रही जिसके कारण दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा? देखिए, उस समय मैं उनके साथ नहीं था, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन अब संविधान बचाना है, देश बचाना है। ये जरूरी है कि बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन, इंडिया गठबंधन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज देश की बात कर रहे हैं हम। देश की बातों से आपने बोला कि देश की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक और चीज़ याद आई जिसको बीजेपी चुनाव में बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर लेकर जाती है और शायद इस बार भी इस मुद्दे को लेकर के जाएगी। सर्जिकल स्ट्राइक मेरे को याद आ रही है, जब केजरीवाल जी ने सेना पर सवाल उठाए थे, ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया कि वो सेना के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बीजेपी जो चीज़ नहीं होती उसको भी मुद्दा बना देती है, जो चीज़ नहीं होती उसको भी मुद्दा बना देती है। अभी आप देखो ना, इनका ये कि बीजेपी का एक टारगेट था कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के किसी भी उम्मीदवार को चुनाव में नहीं लड़ाएंगे, उनको खाली मार्गदर्शक बना के रख देंगे। आज ये हमारे बीच में 74 साल का उम्मीदवार उतार दिया। कहाँ गया उनका वो प्रोटोकॉल? बीजेपी ने खुद ही कहा था, कितने लोगों को घर बैठा दिया, जो बड़े वरिष्ठ नेता रहे बीजेपी के, कि 70 साल से ऊपर के उम्मीदवार को हम चुनाव में नहीं उतारेंगे। आज 74 साल का उम्मीदवार आपके सामने है। लेकिन वो तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। उनके पास जरिया है, लोटस दिल्ली में ही फेल हुआ है ना उनका। मैं तो सीधा कहूँगा कि इस तरह की बातें हैं, जो जनता वोट देती है, जनता की वोट का अपमान है। आपके खिलाफ किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वहाँ वोट डाल के जनता ने जिताया है, आपके खिलाफ जिताया है ना। आप पैसा दे के, पैसा खर्च करके, डरा के, धमका के उसे अपनी पार्टी में ले लेते हो, तो दूध का धुरा हो जाता है। जब दूध विरोध की पार्टी में होता है, दूसरी पार्टी में होता है, तो भ्रष्टाचारी होता है। तो फिर दुनिया भर के लाछन लगाए जाते हैं, इतने करोड़ का गरमन, इतने करोड़ का भ्रष्टाचार। जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो दूध का धुरा हो जाता है। भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया, तो शराब नीति में तो मनीष सिसोदिया भी जेल के अंदर है और केजरीवाल जी को तो 8-8 समन पहुंच चुके हैं।
केजरीवाल जी मतलब जा क्यों नहीं रहे, ईडी से बात क्यों नहीं कर रहे, गिरफ्तारी का डर है क्या? अभी पीछे गए थे ना कोर्ट, जमानत मिल गई ना। जब कोर्ट से जमानत मिल गई, जब जिस दिन कोर्ट में गए थे उससे पहले भी तो वो समन जा सकता था। जब कोर्ट से बेल हो गई है उसके बाद समन भेजने का क्या हुआ है? ये ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ नहीं, कि ये परेशान रहे, दिल्ली की जनता का काम ना हो, दिल्ली की जनता इनके खिलाफ हो जाए और ये चुनाव प्रचार ना कर पाए। केजरीवाल जी ये भी कह रहे हैं कि हमें एलजी काम नहीं करने देते। एलजी चाहे अभी दूसरे और तीसरे एलजी भी बदल चुके हैं, सेम प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि हमारे दिल्ली, हम कुछ भी प्रोजेक्ट उनके पास लेकर जाते हैं एलजी के पास, एलजी रिजेक्ट कर देते हैं, समय नहीं देते। बीच में धरना भी दे रहे थे सोफर पर बैठ के केजरीवाल। मैं दो बड़ी बात बता देता हूँ। पीछे दिल्ली में क्राइम बहुत हुआ, उस समय दिल्ली की जनता ने आवाज़ उठाई थी कि हमारे यहाँ हर कोने पे, हर गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। ये दिल्ली की जनता की आवाज़ थी। एलजी को क्राइम रोकना चाहिए था ना, लेकिन हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पूरी कैबिनेट लेके 7-8 दिन एलजी के घर में धरना दिया। क्या मिला उन्हें? अब अभी के ले लो, विधानसभा चली थी, क्या नुकसान है? दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली सरकार के पास बहुत है। वन टाइम बिलों को सेटल करने की बात थी, पानी के बिलों को, क्योंकि कोरोना काल में बहुत से जो मीटर रीडर थे, लोगों के घर बंद थे, मीटर रीडर अपने घर बैठ के उन्होंने रीडिंग ली, बिल बना दिए, अनाप शनाप बिल बने, किसी का 20,000 का, किसी का 30,000 का। अगर वहाँ एक टेबल पे बैठ के अगर उसको सेटल करके दिल्ली की जनता को भी राहत मिल जाती, दिल्ली जल बोर्ड को पैसा भी आ जाता, इसमें एलजी महोदय की क्या दिक्कत है? मतलब आप बातचीत का रास्ता अपनाना चाह रहे हैं? इससे अच्छा बातचीत का रास्ता क्या है कि जनता और सरकार एक टेबल पर सेटल कर रही है, इससे अच्छा रास्ता और कौन सा हो सकता है? आप जल बोर्ड में भी रहे हैं और दिल्ली में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, खासकर दक्षिणी दिल्ली में। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बदबूदार और गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। केजरीवाल जी लगातार वादा करते हैं, चाहे एमसीडी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वो हमेशा दावा करते हैं कि हम दिल्ली की जनता को मुफ्त पानी देंगे। मुफ्त पानी तो मिल नहीं रहा। आप दक्षिणी दिल्ली से आते हैं और तुगलकाबाद विधानसभा से विधायक भी रहे। सबसे बड़ी समस्या है तुगलकाबाद में, और तुगलकाबाद से लेकर दक्षिणी दिल्ली का जितना भी आखिरी छोर तक आप चले जाएंगे, एक जैसी प्रॉब्लम है, और ये आज से नहीं, लगभग पिछले 15 सालों से चली आ रही है। देखिए, अभी इसी हफ्ते तुगलकाबाद में कोई कमी नहीं रहेगी पानी की, क्योंकि अब से पहले निगम में बीजेपी की सरकार थी। 3 साल पहले मैंने तुगलकाबाद गांव के लिए स्पेशल 18 इंच की लाइन डालने का काम शुरू किया था। निगम में कई भाजपा की सरकार होते हुए वो काम हमें अब जाके पूरा करना पड़ा है। और अभी भी क्या है, खाली उसमें कुछ लीकेज है वो ठीक करनी है। उसके लिए दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ बजट इशू नहीं कर रहे। 8-9 महीने से ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हुई। क्यों? एलजी महोदय उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? एलजी महोदय दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ से क्यों नहीं पूछते कि 9 महीने से पेमेंट क्यों नहीं हो रही दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदारों की? अगर दिल्ली जल बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टरों की पेमेंट आज हो जाती है, एक हफ्ते में दिल्ली जल बोर्ड के काम खत्म हो जाते हैं, क्यों नहीं कराते एलजी साहब? लगभग 25 साल आप राजनीति में रहे, उसके बाद आपको धरातल पे क्या समस्या नजर आती है? एक राजनीति से हटके मैं पूछना चाहता हूं कि जनता को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, या फिर अपनी ही सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि पानी की ये समस्या है? देखिए, मैंने अभी बताया ना, अब 9 महीने से कॉन्ट्रैक्टरों की पेमेंट नहीं, करोड़ों रुपए की। कॉन्ट्रैक्टर कब तक अपने घर से लगाएगा? आज वालमैनों की दिक्कत है। पानी की समस्या पानी की नहीं है, पानी को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे हम? जब आप हमें वालमैन ही लगाने नहीं दोगे तो वाल कौन खोलेगा? अगर तुगलकाबाद की बात करूं मैं, तुगलकाबाद की भौगोलिक की स्थिति अलग है, कहीं डाउन है, कहीं अप है। वहां पानी पहुंचाने के लिए वालमैन की जरूरत पड़ेगी ना आपको। जब वालमैनों की आप तनख्वाह नहीं दे रहे, सैलरी नहीं दे रहे, तो कौन काम करेगा? किसका दोष है? एलजी क्यों नहीं हटाते सीईओ को? अभी पीछे टैंकर हटा दिए, सीधे आदेश कर दिया 10% टैंकर हटा दो। अरे भाई, टैंकर आप हटा दो, हम भी नहीं चाहते टैंकर से पानी लोग लें, लेकिन आपने वहां समाधान क्या किया? वहां के अब तक हमारे दिल्ली जल बोर्ड के कई 100 करोड़ के एस्टीमेट बने हुए रखे हैं, क्यों नहीं फंड रिलीज करे आप? एमसीडी में तो आपकी सरकार है जी, और काफ़ी समय भी हो गया है सरकार को, और अभी वापस से अप्रैल और मई का समय आने वाला है, चुनाव भी हैं, इस दौरान चुनावों की घोषणा भी हो चुकी है।
जनता आपके सामने सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाएगी वो ये उठाएगी कि पानी की समस्या। अब पानी की समस्या, आपने टैंकर की बात की, 2013 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने बोला द्वारका से मैं टैंकर माफियाओं को ख़त्म कर दूंगा। उसके बावजूद आज भी दक्षिणी दिल्ली, पूरी दिल्ली समेत दक्षिणी दिल्ली भी प्राइवेट पानी पीने के लिए मजबूर है। और ये कटु सत्य है सर, ये आपको देखना होगा धरातल पर भी कई पानी की पाइपलाइंस है जो बिजली के खंभों पर जा रही है। बिजली के खंभों पर बिजली के तार की जगह पानी की पाइपलाइन नज़र आती है। अगर एक शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो काफ़ी लोगों की जान जा सकती है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना, जब आप काम कराने के बाद भी कॉन्ट्रैक्टरों की पेमेंट नहीं करोगे तो समस्या तो वहीं खड़ी की वहीं रह गई। अभी मैंने बताया वालमैन, अगर वाल ऑपरेट नहीं करेगा तो पानी कैसे जाएगा? आप दिल्ली में 4-4, 5-5, 6-6 मंजिली फ्लैट बने हुए हैं, अगर वहां वाल ऑपरेटर नहीं होगा तो उन फ्लैटों में पानी कैसे जाएगा? दिल्ली जल बोर्ड में वालमैनों की जरूरत है, पंप ऑपरेटरों की जरूरत है, क्यों नहीं भर्ती कराते? कौन करेगा? सीओ करेगा। सीओ सरकार की सुन नहीं रहा, मीटिंगों में नहीं आ रहा, बजट रिलीज नहीं कर रहा, तो कैसे काम होगा? एलजी मॉड्यूल से हटाते क्यों नहीं? जो अधिकारी बैठे हैं दिल्ली सरकार में, तनख्वाह दिल्ली सरकार से ले रहे हैं, सभी सेवाएं दिल्ली सरकार से ले रहे हैं और दिल्ली सरकार के काम नहीं कर रहे। अभी आपने देखा, पीछे सुप्रीम कोर्ट गई थी सरकार, सर्विसेज का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने सर्विसेज का मामला दिल्ली सरकार के सुपुर्द कर दिया कि चुनी हुई सरकार है, सर्विसेज इसके पास रहेंगी। इन्होंने एक हफ्ते में बिल ला के उसको भी खत्म कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट की आदेश की भी अवहेलना हो रही है, कैसे चलेगी सरकार? पानी के बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या है टूटे हुए रोड। जिस विधानसभा से आप आते हैं और उस विधानसभा से लेके गुड़गांव से सटे कई इलाकों तक एक जैसे रोड हैं, हल्की सी बरसात होती है, रोडों पर गड्ढे हो जाते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है, कुछ बच्चे गिर जाते हैं और इतने गंदे पानी ऐसा है कि मतलब सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड भी चलता है कि अब ऋषिकेश जाने की ज़रूरत नहीं है, आप दक्षिणी दिल्ली में राफ्टिंग कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा होगा, परसों ही मैंने कालकाजी में हमारी जो कैबिनेट मंत्री हैं अतिशी जी 12 करोड़ के उद्घाटन किए हैं रोडों के। अभी परसों ही मैं पालम गया हूँ, 12.5 करोड़ के वहाँ हमारी जो भावना गौड़ है उन्होंने रोडों के उद्घाटन किए हैं। अब मेरी विधानसभा में चले जाओ ना, अंदर गलियों में जाओ ना, मेन रोड वहाँ क्या है कि वहाँ SLF है जहाँ कूड़ा डलता है, खाली एक रोड वो पैच खराब है, उसका पानी आता है, हैवी ट्रैफिक होता है वहाँ, बनाते हैं, रात को ट्रैफिक रुकता नहीं, क्योंकि कूड़ा एक ऐसी चीज़ है कि इसको ये तो डेली आपको उठाना ही पड़ेगा। बाकी आप मुझे दिखाएं कहाँ भी है। दिल्ली कई इलाके हैं, संगम विहार ले लीजिए आप, उसके बाद मेहरौली वाले कई क्षेत्र हैं, दक्षिणी दिल्ली में आखिरी छोर बिजवा, संसा, मालका, कापासेड़ा, कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जल भराव हो जाता है, लोग निकल नहीं पाते, गंदे गंदे बदबूदार होते हैं, जिससे बीमारियां फैलती है, बच्चों को इन्फेक्टेड होता है, बड़े बूढ़े जितने भी लोग हैं उन सबको इन्फेक्टेड होता है। नहीं, उसमें सरकार काम कर रही है। ऐसे कई इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल डाउनफॉल में हैं, वहाँ पानी की निकासी नहीं है, लेकिन सरकार वहाँ काम कर रही है पानी निकासी के लिए। सहीराम पहलवान अगर सांसद बनते हैं तो अपनी दक्षिणी दिल्ली से प्यार करते होंगे, तो क्या ऐसा कदम उठाएंगे जिससे ये समस्या खत्म हो जाए? देखिए, अगर साउथ दिल्ली की जनता मुझे अपना प्यार आशीर्वाद देती है तो दिल्ली में तो सरकार बैठी हुई है, बजट का कोई इशू नहीं है, सरकार से मैं बजट ले लूँगा जितना लगेगा। और दूसरा, आपने अभी कहा मैं 26 साल से हूँ और मैं एक निगम पार्षद से यहाँ तक आया हूँ, तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों का भी पता है, कहाँ किस एरिया में क्या समस्या, उसका समाधान क्या है और कैसे हल हो सकता है। 26 साल का एक्सपीरियंस किस काम आएगा। एक और प्रमुख समस्या है सर दिल्ली में, प्रदूषण। अप्रैल और मई में पानी और अक्टूबर और नवंबर में प्रदूषण पे दिल्ली सरकार आरोप लगाती है कि पंजाब और हरियाणा से जो पराली जलाते हैं उसका धुआं दिल्ली आता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रिएट होती है। पंजाब में तो आपकी सरकार आ गई, तो पंजाब में तो अब पराली का इशू नहीं उठेगा। नहीं, वहाँ सरकार ने, भगवत मान जी ने उसका हल निकाला है ना, लोगों को पैसा दे रही है, बजट दे रही है कि पराली ना जलाओ, उसको कहीं और लगाओ। बावजूद पिछले साल हमने देखने को लगा कि आर्टिफिशियल बारिश कराने की तैयारी करवाई थी केजरीवाल जी ने। देखिए, आप पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखो और इस साल के रिकॉर्ड को आप देखो, बहुत फर्क है।
प्रदूषण में कमी आई है। बहुत कमी आई है। आप अपने ही रिकॉर्ड देख लो। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल ही इतने बड़े प्रदूषण के लेवल पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। बताया गया था कि बारिश भी कराएंगे जिससे प्रदूषण का जो स्तर है नीचे नीचे आए। कई जगह एंटी स्मोक गन उससे भी करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद उसके कुछ फर्क नहीं मिला। नहीं। कोविड के मास्क हमने जब चेहरे पर लगा लगा कर लोग घूम रहे थे कोविड के दौरान, अब वो मास्क को लोगों ने सब्सिट्यूट ढूंढ लिया है कि अब हम जब प्रदूषण आएगा तो उन मास्क लगा के जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अच्छी है। बात है, मास्क लगाना चाहिए, पॉल्यूशन से भी बचेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है, अभी कई लाख पेड़ लगाए हैं सरकार ने। मैं उस समारोह में खुद उपस्थित था जहां हमारे गोपाल राय जी जो मंत्री हैं, उन्होंने कई लाख पेड़ लगाए हैं, ग्रीन बेल्ट को बढ़ावा दिया है। और इस दूसरा एक पानी की बौछार भी की गई है। एक मशीन और नई मशीनें खरीदी गई हैं जो रोड की सफाई करते हैं। तो काफ़ी काम किया है सरकार ने पॉल्यूशन पे। पोल्यूशन से आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली में और भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी बिजली के तार हो गए, पानी हो गया। एक समस्या और प्रमुख तौर पर आती है कि जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जिनकी वजह से महिलाओं के साथ बदसलूकी भी होती है, चोरी चकारी भी होती है। कई इलाके हैं, जैसे अभी दिल्ली का पिछला केस हमने देखा था, श्रद्धा हत्याकांड। तो वो उस इलाके में ऐसी कई समस्याएं हैं कि जिनके लाइट ना होने के कारण कई प्रॉब्लम्स आती है। और फिर दिल्ली सरकार ये कहती है कि केंद्र के अधीन आती है दिल्ली पुलिस, हमारे तो अधिकार में नहीं है। तो ये बोल करके तो बचा नहीं जा सकता। नहीं, मैं इसमें बचने की बात नहीं कर रहा। सरकार का पूरा फोकस है। पिछले साल भी हर विधानसभा में विधायकों के द्वारा 2-2, 2.5, 3-3 हज़ार जितनी डिमांड थी, लाइटें लगाई गई हैं। उसका एक हिस्सा मैं बताऊंगा, सीसीटीवी कैमरा भी उसी वजह से लगाए थे, क्राइम ना हो। और दिल्ली पुलिस के आंकड़े ले लो, जो दिल्ली सरकार ने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, उनसे कितने ही क्रिमिनल क्राइम करके जो भाग गए थे, उनको पकड़ा गया है। वो केस सॉल्व हुए हैं। और लाइन ऑर्डर तो एलजी महोदय देखे ना, एलजी महोदय नाली देख रहे हैं जाके। अभी एक हफ्ते पहले मेरे खुद गांव में गए, मुझे सूचना भी नहीं, वो जाके नालियां चेक कर रहे हैं। एलजी महोदय से मेरी रिक्वेस्ट है, वो लाइन ऑर्डर देखे ना, जो क्राइम हो रहा है उसको देखे ना, दिल्ली पुलिस में भर्ती करे, थाने खोले, चौकी खोले। क्या कमी लगती है आपको कि एलजी की तरफ से क्या मतलब ऐसा कुछ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, या मतलब क्या एक किस तरह की ये लड़ाई चल चुकी है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्सेस एलजी? देखिए, बात तालमेल की नहीं है। तालमेल, एलजी प्रमुख है हमारा, उसको तालमेल बैठाना चाहिए। दिल्ली सरकार के साथ टेबल पे बैठना चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, कहाँ का क्या क्या समस्या आ रही है, तभी तो हल निकलेगा। कई तरह की ऐसी भी सूचनाएं हमें मिलती है कि दिल्ली में, कि जैसे कि अब पिछली बार जब चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग तरह से लड़ी थी, अलग अलग कैंडिडेट उतारे थे, और आपके अप्रत्याशी हैं पिछली बार राघव चड्ढा जी उतरे थे, तो उन्होंने कांग्रेस को डिफीट किया था। तो ऐसा क्या कारण है कि दिल्ली में मतलब नेशनल लेवल की पार्टी है कांग्रेस, उसको केवल 3 ही सीटें दी गई, और जबकि पंजाब में आपका गठबंधन हो नहीं पा रहा है? देखिए, दिल्ली में इंडिया गठबंधन है, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, 3 पे कांग्रेस के लड़ रहे हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, क्योंकि संविधान बचाना है, देश बचाना है, और ये तभी संभव होगा जब हम सब साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। एक और मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार हमेशा आमने सामने रहती है, वो है यमुना का मुद्दा। भारत की पवित्र नदियों में यमुना है, और हमने देखा है कि किस तरह से पूर्वांचल के लोग जो छठ मनाने आते हैं, उनको कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी भी वहाँ पर गए, और उन्होंने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला कि केजरीवाल सरकार इस मुद्दे पर टोटली फेल है। हमने भी टीवी पर देखा, फोटोज़ देखी, कई तरह के सोशल मीडिया पर आपने भी देखी होगी कि यमुना का कितना गंदा पानी है। क्या उस पानी में पूजा कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन शायद आपने इसका दूसरा पहलू नहीं देखा। जमुना में जितना गंदा पानी आ रहा है, दिल्ली खाली दिल्ली का नहीं है। जहाँ से दिल्ली का बॉर्डर शुरू होता है उससे आगे जाके देखो आप, यूपी और हरियाणा से कितना पानी आता है। वो एक फ्लो मतलब जो सर्कुलेट होता रहता है, वहाँ से चलती रहती है। बिल्कुल, आप जाके देखो, खुद जाके देखो प्रैक्टिकल। एक साइड में यूपी सरकार है, एक साइड में हरियाणा सरकार है। उन्होंने कितना काम किया जमुना की सफाई पे, उनसे पूछो जाके एक बार। और दिल्ली की सरकार ने, आपको पता है, अभी ओखला टैंक में हजारों करोड़ का प्लांट बनकर तैयार हो रहा है। उसमें जितना भी दिल्ली के गंदे नालों का पानी है,
उसको वहाँ ट्रीट किया जाएगा, वहाँ से ट्रीट करके फिर जमुना में डाला जाएगा। बीजेपी आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी पर कि ये सिर्फ और सिर्फ खोखली योजनाएं निकालते हैं। जैसे प्रधानमंत्री खुद भी बोलते हैं कि रेवड़ी कल्चर के तहत आपने दिल्ली में जितनी भी महिलाएं 18 साल से ऊपर हजार रुपए देने का दावा कर दिया। महिलाओं की टिकट फ्री है दिल्ली में। आज अभी आप किसी भी राशन की दुकान पे जाओ, आचार संहिता लागू हो गई है ना जी। आप किसी भी राशन की दुकान पे जाओ, राशन की दुकान पे मोदी जी के लगे हुए बैग क्यों बांटे जा रहे हैं? वो कैसे मन से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इतने टॉयलेट हमने गाँवों में फ्री बना दिए। वो कैसे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं उन्होंने गैस सिलेंडर बने इतने फ्री दे दिए। वो रेवड़ी नहीं है, दिल्ली सरकार कर रही है तो रेवड़ी है। आज किसान आंदोलन पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? ये देश का दुर्भाग्य नहीं है कि किसान एक हमारा नारा है, बचपन से हम सुनते आए यार, हमारे बच्चे भी आगे कहेंगे उसको, जय जवान जय किसान। और जवान और किसान आमने सामने खड़े कर दिए। क्या मांग रहे हैं किसान इनसे बेचारे? वो तो आरोप लगाते हैं कि ये प्रोपोगेंडा से होता है और हम किसानों से बात भी कर रहे हैं। कई दौर की बातचीत भी चली किसानों के साथ। देखिए बातचीत चली, कहां रुकी? कहां रुकी? वो आपसे मांग क्या रहे हैं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। वो मांग रहे हैं खाली अपनी फसल की एक न्यूनतम रेट तय कर दें जिस उससे नीचे लोग ना खरीद पाए और छोटे छोटे उनके ऊपर कर जाए। आप कई लाख करोड़ अपने उद्योगपतियों का तो माफ कर सकते हो, एक गरीब किसान का माफ नहीं कर सकते। जरूरी है हर किसान बड़ा किसान है? किसी किसान के पास 1 एकड़ जमीन है, किसी के 2 एकड़ जमीन है, किसी के पास 3 एकड़ जमीन है। और बड़े बड़े जमींदार भी जिनके पास 50-100 एकड़ जमीन है। अब सबको एक लेवल में ले आओगे, क्या कर दोगे बराबर? नहीं हो सकता। कुछ और भी समस्याएं हैं, जैसे कि दिल्ली में जो टीचरों की भर्ती है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल चले। कई मतलब जो टीचर्स थे, जो गेस्ट टीचर्स थे, वो भी परेशान थे कि हमारे परमानेंट कब होंगे हम। उसको लेकर भी बीजेपी आरोप लगाती है कि दिल्ली सरकार उनके साथ धोखा कर रही है एक तरीके का। देखिए आरोप लगाना अलग बात है, समस्या का समाधान करना अलग बात है। कैसे होगा समाधान? वो सर्विसेज हमें दे देना, क्यों नहीं देते? आप सर्विसेज हमें दो ना। वो यही कहते हैं हमेशा कि केजरीवाल जी काम नहीं करते, कहते दिल्ली पुलिस हमें दे दीजिए। किसी भी चीज में वो फेल होते हैं, कहते ये चीज हमें दे दीजिए। हमें दिल्ली पुलिस, हमें दिल्ली पुलिस की जरूरत नहीं है। केजरीवाल को दिल्ली पुलिस की जरूरत नहीं है। हम अपने काम में विश्वास रखते हैं। सर्विस दो ना हमें, हम टीचरों को रेगुलर कर सकें, टीचरों की भर्ती कर सकें। जब हमारे पास सर्विसेज आएगी तभी तो हम ये भर्ती करेंगे। दिल्ली सरकार तो दावा करती है कि हमने एक से एक स्कूल बना दिए, यूरोप से भी अच्छे अच्छे स्कूल बना दिए। और दिल्ली की बीजेपी सरकार कहती है दिल्ली में कोई स्कूल नहीं बना है, एक नया स्कूल नहीं बना। अभी मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं अपनी तरफ से। मुझे 9 साल विधायक बने हुए हैं, मैं अपने स्कूल दिखाना चाहता हूं आपको। आइए। पिछली योजना में 2015 से 2020 के बीच ही मैंने 7 हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए हैं, 3-3 मंजिल। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आइए आप। तो बीजेपी ये आरोप क्यों लगा रही है? वो सबूत के साथ जाते हैं। नहीं, सबूत उनके नेता वीडियो बनवाते हैं, जाते हैं। मैंने वो वीडियो देखी है उनकी, मैंने वो वीडियो देखी है। कहीं किसी ने कोने में एक टैल टूटी हुई है, उसकी वीडियो बना रहे हैं वो। अरे बिल्डिंग की वीडियो बनाओ ना आप, बिल्डिंग की क्यों नहीं बनाते? एक टैल टूटी, कोई बच्चे ने मार दी होगी, एक टैल टूट गई, उसे आप उसे वीडियो दिखा रहे हो, बना रहे हो कि स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी। वो यूपी में चले ना, दिखाया में कितने स्कूल बने। गुजरात में दावा किया था कि बहुत बड़ा स्कूल बन गया, वहां जाके आपके पत्रकारों ने वहां जाके देखा है तो वहां जो टेंट लगे थे वो भी उखड़ गए। यूपी में हमारे मनीष सिसोदिया जा रहे थे स्कूलों को देखने के लिए, नोएडा में गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह जी जा रहे थे, मैं उनके साथ था, नोएडा से आगे नहीं जाने दिया। क्यों? उन्हें क्या आपत्ति है? हम तो खुद कह रहे हैं उनसे, आप हमारे साथ आओ ना। किस विधानसभा में आपको स्कूल देखने हैं? दिल्ली में कितने नए स्कूल बने? कितने नए स्कूल बने दिल्ली में? दिल्ली में हजारों स्कूल बन गए। मैं 7 तो मैं अपने विधानसभा की बता रहा हूँ, 5 साल में 7 स्कूल मेरी विधानसभा में बने, शानदार बिल्डिंग बनी है। वो कहने के रिनोवेशन करा के छोड़ देते हैं, बस खाली पेंट करा दिया और बता दिया कि नया स्कूल। आपको निमंत्रण दे रहा हूं,
80 करोड़ की लागत से अभी फिर मेरी यही बिल्डिंग बनने वाली है। अगर आचार संहिता न लगे तो उसका उद्घाटन मैं कर देता। उनके पास कोई जवाब नहीं है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनी, आज लाखों लोग वहाँ टेस्ट कराते हैं, फ्री दवा ले रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग अच्छी बनी, लाखों बच्चे का भविष्य बेहतर हुआ है। उन्होंने क्या किया है? इन चीज़ों ने तोड़ है। महिलाओं के लिए बस फ्री, सरकार के पास बजट है तभी तो कर रही है। अभी 1000 रुपये महिलाओं के लिए जो दे रहे हैं, सरकार के पास पैसा है तभी तो दे रहे हैं। केंद्र सरकार कितनी मदद कर रही है उसमें हमें? चुनावों के नजदीक ही 1000 रुपये देना, टाइमिंग का कुछ सवाल नहीं है इसमें कि लोकसभा नहीं। चुनावों को देखते हुए केजरीवाल जी ने टाइमिंग लगाई और भारतीय जनता पार्टी क्यों जगह जगह उद्घाटन कर रही है चुनाव के समय में? पहले भी कर सकती थी। अभी मैं जानना चाह रहा हूं, वो कहते हैं अभी 14,500 सिविल डिफेंस के बच्चे एलजी महोदय ने एक साइन पर घर बैठा दिए। उन्हें क्या दिक्कत थी उनसे? और 14,500 परिवार रोडों पर बैठे हैं। दिल्ली सरकार के पास पैसा है, दिल्ली सरकार उन्हें पैसा, उनको समय पर तनख्वाह दे रही थी, क्यों उनकी भर्ती कैंसिल करी? एक नारा चलता है, जहां झुग्गी वहीं मकान। वो बीजेपी का है। कितने बना के दे दिए? मैं खुद हाई कोर्ट में लड़ा हूं केस, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत बड़ा स्लम एरिया है। 82 झुग्गी झोपड़ी कैंप है मेरी विधानसभा में। आए दिन डीडीए वाले बिल्डोजर लेके आ गए। हाँ, हमने सोशल मीडिया पर देखा भी, संगम विहार में कई कॉलोनियों को तोड़ दिया गया था। क्यों? दिल्ली की जनता ने 7 सांसद चुन के दिए थे कि वो लोकसभा में उनकी आवाज उठाएंगे। एक चीज बताइए आप, मैं आप थोड़ा सा आपसे भी पूछ लूं कुछ। हाँ बिल्कुल। जब ये झुग्गियां बसी तब डीडीए कहां थी? दिल्ली पुलिस कहां थी? आज उन्हें बसे हुए 50 साल हो गए, और एक केंद्र सरकार का, दिल्ली सरकार का साझा हुआ है, घोषणा है कि जब भी किसी भी झुग्गी वाले को हटाओगे आप उन्हें अल्टरनेटिव प्लॉट देकर बसाओगे, बिगर सर्वे करे, बिगर नोटिस दिए। ऐसे कैसे तोड़ देंगे वो उन्हें? तो दिल्ली के जो 700 सांसद हैं, उन्होंने कभी आवाज उठाई लोकसभा में? नहीं उठाई। अभी 2 महीने 3 महीने पहले महरौली में पक्के मकान तोड़े गए थे। उन मकानों की बाकायदा 20-20, 30 साल पुरानी रजिस्ट्रियां थी। कैसे तोड़ दिए? जब वो मकान बने थे वो कहते हैं ये डीडीए की लैंड है। जब वो मकान बने थे तब डीडीए दिल्ली पुलिस कहां थी? देखिए, दिल्ली एक अलग तरह से बसी हुई है। गांवों की समस्या अलग है, अनऑथराइज कॉलोनी की समस्या अलग है, जो पोस्ट कॉलोनी है उनकी समस्या अलग है। आपको इन सबको एक तरह से नहीं देख सकते। इन तीनों की समस्याएं अपनी अपनी जगह अलग अलग है। आपने दिल्ली में 7 सांसदों की बात करी बीजेपी की। बीजेपी ने 6 नए उम्मीदवार उतारे हैं और 1 मनोज तिवारी को रिपीट किया है। देखिए, 6 साल पहले दिल्ली नगर निगम के सभी उम्मीदवार जीते हुए पार्षद बदल दिए थे इन्होंने। पूछो इनसे क्यों बदले थे? वो तो कहते हैं कि हम नए चेहरे को मौका देना चाहते हैं। नए चेहरे को मौका देते तो पहले देते ना। वो खुद इस बात को मानते थे कि हमारी जो उनके निगम पार्षद थे सब भ्रष्ट थे। आज बदलने की नौबत आई तो वो बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी है, उसकी विचारधारा क्या है मैं नहीं कह सकता। मैं तो इतना मानता हूं अगर केंद्र सरकार से ये लोग अपने काम कराते, अपने क्षेत्र के विकास की बात करते, तो शायद ये नौबत ना आती। आपकी लोकसभा सीट से रमेश बिधूड़ी, जो दिल्ली का बहुत नामी चेहरा है और पिछले कुछ समय से वो विवादों में भी थे, उसके बाद उनका टिकट काट के रामवीर बिधूड़ी को मैदान में लाया गया। आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? नहीं, देखिए, आज बात चुनौती की नहीं है। रामवीर बिधूड़ी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है।
ये लड़ाई है एक विचारधारा की, विकास की। रामवीर भदौड़ी जी अपने विधानसभा में देख लेना कितने काम किए उन्होंने, 4 बार चुनाव जीते हैं वो। आज उन्होंने अपने विधानसभा में, मेरी विधानसभा में 8 मोहल्ला क्लिनिक है आज के समय में। उनकी विधानसभा में मैं अब दौरे पर जाता हूँ, पदयात्रा कर रहा हूँ, एक भी मोहल्ला क्लिनिक खुलवाई क्या? नहीं खुलवाई। कहीं सिविल लाइन डलवाई है? नहीं डलवाई। समस्या दिल्ली में सर यही है कि मेरा और तेरा, और इसके बीच में फंसती है दिल्ली की जनता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मेरा तेरा मत करो। निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो 700 सांसद भी इंडिया गठबंधन के जिता दो ना तेरा रहेगा ना मेरा रहेगा। दिल्ली में 7 सांसद आम आदमी पार्टी के और इंडिया कांग्रेस का। गठबंधन के। अच्छा, इंडिया गठबंधन, नया गठबंधन का नाम दिया आपने, इंडिया गठबंधन। जी। तो पंजाब में क्यों नहीं हो पा रहा है? अब देखिए ये हमारा शीर्ष नेतृत्व बताएगा। तो दिल्ली की समस्या खत्म होगी तो टेबल पर बैठकर, क्योंकि अभी पिछले आप 15 साल पहले देखिए, दिल्ली सरकार और केंद्र में सरकार जो थी उसके बीच तालमेल बहुत अच्छा था। उदाहरण के तौर पर हम ले तो अटल बिहारी वाजपेयी और शीला दीक्षित, कभी इस तरह की कभी सुनने को नहीं मिला कि खींचतान हो रही है, लड़ाई हो रही है। अभी ये पिछले 6 साल से जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और तब से बीजेपी के बीच लगातार खींचतान चल रही है। देखिए हम भी चाहते हैं कि खींचतान ना हो, दिल्ली का विकास हो, लेकिन एलजी महोदय के ऊपर इतना प्रेशर रहता है। कहाँ से आ रहा है प्रेशर? हो केंद्र सरकार से, किसको नहीं पता। वो आम आदमी पार्टी हर जगह उनको चुनौती बन के सामने खड़ी है। वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं कि कोई विरोधी ना रहे। आज कहीं भी जाओ, उन्हें अगर कोई फाइट दे रही है तो आम आदमी पार्टी दे रही है। 12 साल में एक छोटी सी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई, ये कम बात है। 2 स्टेटों में उसकी सरकारें चल रही हैं, कम बात है। लेकिन दिल्ली की 7 सीट हार गई। अब की बार जीतेंगे ना 7? हाँ, इंडिया गठबंधन 7 सीटें जीतेगा दिल्ली में। देखिए मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, ठीक है, आप भी किसी ना किसी खेल को पसंद करते होंगे, कुश्ती को, क्रिकेट के, हॉकी को पसंद करते हो। जब किसी विदेशी टीम से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या पाकिस्तान से हमारी क्रिकेट का मैच होता है, तो क्या आप दुआ करोगे कि इंडिया हार जाए? करोगे? हम तो देश के साथ हैं। देश के साथ है ना, तो इंडिया जीत, देश के साथ है ना, इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ हो ना। इंडिया और भारत के बीच की लड़ाई चल रही है। इंडिया बोलो। इंडिया और भारत। जब आप मैच देखते हो कमेंट्री में क्या आता है? इंडिया आता है ना, इंडिया। तो कोई भी देशभक्त आदमी ये चाहेगा कि इंडिया हारे? नहीं चाहेगा। लेकिन वो ये भी चाहेगा कि भारत जीते। नहीं, वो चाहेगा इंडिया जीते। खैर, इंडिया और भारत की ये लड़ाई चलती रहेगी, जिसमें नाम अलग अलग करके, लेकिन जनता की समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है। और मैं कुछ राष्ट्रीय, वो एक ही टेबल पे बैठ के हो सकता है। जैसा मैंने कहा, निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और अगर 7 सांसद जीत के जाएंगे इंडिया गठबंधन के, तो नेचुरल है केंद्र सरकार से मिलकर उसका दिल्ली की समस्याओं का समाधान हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं तो है। केजरीवाल जी पहल क्यों नहीं करते मोदी जी से बात करने के लिए? कि पहले गए नहीं थे? शुरुआत किस तरह करें? टाइम देंगे ना। ये अभी कोर्ट से बेल हुई है, एक और सम्मन भेज दिया, तो जेल भेजने की तैयारी है केजरीवाल को। मैं तो यही समझता हूँ। तो ईडी के सामने पेश होने से डर क्यों रहे हैं? जाएं और जवाब दें। वो कह रहे हैं कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के किस लिए जाएं? क्या गुनाह है उनका? उन्होंने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, दवाई फ्री कर दी, हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री कर दी। ये कसूर है उनका, इसलिए ईडी का जवाब दें। वो कोर्ट गए, बेल मिल गई, अब फिर कोर्ट जाएंगे। आरोप तो शराब नीति का लगा ना। उसमें हमारे 3 नेता जेल में हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आपके चैनल पे आके बताए ना क्या घोटाला क्या है, दिखाए ना कितना पैसा किसके पास कहाँ मिला है। क्यों नहीं दिखाते देश की जनता को? क्यों नहीं दिखाते मीडिया को? वो ये खाली आम आदमी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र है। सवाल फिर वही उठता है, 8 समन, केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद कोर्ट में नहीं, उसके बावजूद उन्होंने बोला ना कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ूंगा। ईडी कह रही है कि आप ऑफिस आइए, दफ्तर आइए, सवाल जवाब करते हैं। गए ना कोर्ट में, गए ना, बेल मिल गई ना। अब फिर उन्हें समन भेजा, फिर कोर्ट जाएंगे, क्या दिक्कत है? वो कहाँ मना कर रहे हैं? वो कह रहे कोर्ट में आओ,
कोर्ट में दिया जवाब। तो अगर वापस सामान भेजते हैं तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। ये तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए ना। कई मुद्दे भी इसमें शामिल हैं कि जैसे कि फिर मैं वही रिपीट करूंगा आपसे कि गठबंधन, वो लोग कहते हैं इंडी गठबंधन और आप लोग कहते हैं इंडिया गठबंधन। लेकिन इस गठबंधन से पहले ही नीतीश कुमार बाहर हो चुके हैं, जिन्होंने संयोजक बने थे, जिन्होंने जोड़ा था। उसके बाद ममता दीदी अलग हो चुकी हैं। अखिलेश भैया भी कल नहीं गए राहुल जी की रैली में। नहीं, रैली में थे अखिलेश जी, वीडियो देखा है मैंने, रैली में थे। अखिलेश जी कल वहाँ किसी कारणवश पहुँच नहीं पाए थे। शायद हो सकता है, मैंने वीडियो में जो देखा है मुझे लगा वही है। तो अब दिल्ली के विधानसभा भी साथ साथ होने वाले हैं, जिसका ऐलान भी हो चुका है कि अक्टूबर और नवंबर के आसपास विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। तो फिर मिलकर लड़ेंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। देखिए, ये केंद्र के हाथ में है और आज प्रशासन का किस तरह से केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है, सब जानते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। इंटरव्यू के अंतिम दौर में है, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से नारा दिया गया, खुशहाल होगी दिल्ली, संसद में भी केजरीवाल। जी, तो केजरीवाल संसद में, केजरीवाल, इसका बीजेपी की तरफ से एक मजाक उड़ाया जाता है कि संसद में कैसे जा सकते हैं केजरीवाल। केजरीवाल एक आदमी का नाम नहीं है, अब केजरीवाल एक विचारधारा बन चुकी है और उसी विचारधारा के हिस्सा हैं हम। संसद में भी केजरीवाल, तभी होगी दिल्ली खुशहाल, उसका एक रास्ता है। हम भी उसी के हिस्सा हैं। खुशहाल इसलिए होगी कि आज मैं अब पदयात्रा भी कर रहा हूँ, जनसभाएं भी कर रहा हूँ साउथ दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली में 70 अनऑथराइज कॉलोनी है। 70 बहुत बड़ी आबादी है अनऑथराइज कॉलोनी में। इन सातों सांसदों ने उसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए, उन्हें पक्का किया जाए, उनकी रजिस्ट्री खोली जाए, उनको मालिकाना हक दिया जाए? क्यों नहीं आवाज़ उठाई 10 साल में? अगर वो उनकी आवाज़ ये लोग उठाते, उन कॉलोनी को रेगुलाइज कर देते, तो कितना बड़ा फायदा होता उन लोगों को। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार ने उन 70 के 70 कॉलोनियों में पानी की लाइन, सीवर की लाइन और रोड बनाने का काम किया है। एक बहुत बड़ा बजट अनऑथराइज कॉलोनी को दिया है। दक्षिणी दिल्ली से आप उम्मीदवार है, आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि इन 5 बड़े मुद्दों के साथ दक्षिणी दिल्ली की जनता के सामने जाएंगे। मेरा एक ही मुद्दा है, आप 5 करो, मेरा एक ही मुद्दा है। दक्षिणी दिल्ली में जो पिछले 10 साल से केंद्र सरकार की कारण बर्बाद हुई है, उसमें सुधार करना, अनऑथराइज कॉलोनी की आवाज़ उठाना, उनको रेगुलाइज कराना और माल का हक दिलाना, ये मेरी लड़ाई रहेगी। आप इन मुद्दों के साथ जनता के सामने जाएंगे और इनके बीच में जाएंगे। सहीराम जी, आपका एबीपी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम देखेंगे कि जनता आपको कितना आशीर्वाद देती है, आपको जिताती है या हराती है। चुनावी परिणाम के बाद ये साफ हो जाएगा। और एबीपी स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।